गाइस, तो जो आज की हमारी वीडियो है वो हाइपरटेंशन के ऊपर होने वाली है। ओके, तो जनरली हाइपरटेंशन का मीन क्या है कि जब ब्लड प्रेशर जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो वो हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आ जाता है। ओके, क्या वैल्यू रहनी चाहिए, नॉर्मल क्या होना चाहिए, उस कितना एक्सीड होता है तो हाइपरटेंशन कहलाता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हाइपरटेंशन से। तो जनरली होता क्या है कि जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है वेजल्स के अंदर। ओके, उसमें जो है वो आर्टरी भी हो सकती है, उसमें जो है वो वेंस भी हो सकती है। ओके, तो जो ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड वेजल्स में, तो अगर हम बात करें आर्टरी की, तो आर्टरी के अंदर जो है वो इलास्टिक रिकॉइलिंग की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो कैपेबल होती है अपना डायमीटर को इंक्रीज़ करने के या अपने डायमीटर को जो है वो डिक्रीज़ करने के लिए। ओके, अगर हम वेंस की बात करें तो वेंस में जो है सच इलास्टिक रिकॉइलिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ओके, सो जो ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है ब्लड वेजल्स के अंदर। ओके, और ये जब ब्लड वेजल्स में आता है, आने के बाद में जो है लेटरल प्रेशर क्रिएट करता है जो ब्लड वेजल की वॉल है उसके ऊपर। तो ये जो लेटरल प्रेशर है यही जो है वो ब्लड का प्रेशर कहलाता है। ओके, सो जो लेटरल प्रेशर क्रिएट हो रहा है ब्लड वेजल की वॉल के ऊपर वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। ओके, और अगर ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो इसी को जो है वो हाइपरटेंशन कहते हैं। ओके, तो जो हम आज की जो क्लास उसमें हम डिस्कस करेंगे वो हम उन ड्रग्स को पढ़ेंगे जिनका मेनली काम जो होगा वो ब्लड प्रेशर को जो है कम करने का होगा। ओके, सो हम कुछ ड्रग्स को डिस्कस करेंगे जो एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी रखती हैं। ओके, साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम ब्लड प्रेशर को जो है वो प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हम किन कैटेगरीज की जो है ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जनरली 3 से 4 कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन, तो इसके लिए जो है हम कुछ कैटेगरीज़ में जो है वो ड्रग्स की पढ़ेंगे कि किन किन ड्रग्स की कैटेगरीज़ के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो जो है अलग अलग मैकेनिज्म से जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करवाएंगे। ओके, सो डायरेटिक्स देकर जो है वो बीपी को कम करवाया जा सकता है। उसके अलावा जो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो वेजोडाइलेटिंग इफेक्ट रखती हैं। ओके, सो वेजोडाइलेटर देकर जो है वो ड्रग को जो है वो बीपी को जो है वो फॉल किया जा सकता है। उसके अलावा जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है जिसका मेनली जो वर्क होता है वो बीपी को राइज करना होता है, तो अगर उस सिस्टम को जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए तो भी जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल हो जाएगा। ओके, सो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ब्लॉकर, ये हैश का जो साइन है वो ब्लॉकर के उसमें जो है वो यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा हमने जब सिंपैथेटिक सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था कि सिंपैथेटिक सिस्टम के स्टिमुलेशन के बाद में जो है वो अल्टीमेटली जो है वो ब्लड प्रेशर का जो है वो राइज अप होता है। तो अगर हम सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो बीपी है वो फॉल कर जाएगा। ओके, सो सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉकर अगर हम ड्रग दे रहे हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉकर, सो सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉकर की ड्रग्स जो हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी बीपी को जो है वो फॉल करवा देती हैं। अब हम बारी बारी से हर एक ड्रग को जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेटिक्स से। डायरेटिक्स, तो गाइस जब भी हम बात करेंगे डायरेटिक्स के बारे में तो डायरेटिक्स के बारे में मेनली हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो क्या होगा कि सोडियम का एलिमिनेशन करवाना। अगर सोडियम जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद रहेगा, वो ब्लड के साथ में रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो है वो आर्टरी को जो है हिट करेगा और जो उसकी लाइनिंग है उसको जो है वो डिस्टर्ब कर देगा, जिसकी वजह से जो है वो आर्टरीज या वो जो वेजल्स है वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगी। ओके, सो अल्टीमेटली हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो सोडियम को जो है वो बॉडी से एलिमिनेट करना होगा, तो उसके लिए हम जो है मेनली डायरेटिक्स का इस्तेमाल करवाते हैं। जो डायरेटिक्स है मेनली वो दो तरह की होती है, एक लूप डायरेटिक्स होती है, एक थायजाइड डायरेटिक होती है। ओके, सो डायरेटिक्स अपने आप में जो है दो कैटेगरी में होती है लूप डायरेटिक्स और एक होती है वो होती है थायजाइड डायरेटिक्स। थायजाइड डायरेटिक्स, अगर हम लूप डायरेटिक्स की बात करें तो जो लूप डायरेटिक्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन वो शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, स्ट्रॉन्ग बट शॉर्ट एक्टिंग। अगर हम थायजाइड डायरेटिक की बात करें, जो थायजाइड डायरेटिक होती है वो वीक होती है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रखती है, लॉन्ग एक्टिंग इफेक्ट। और अगर हम बात करें कि जो हाइपरटेंशन में मेनली ड्रग ऑफ चॉइस कौन से उसमें से बनेगी, तो हाइपरटेंशन में जो ड्रग ऑफ चॉइस बनेगी वो थायजाइड डायरेटिक्स की बनेगी, क्योंकि इसका जो है वो लॉन्ग एक्टिंग इफेक्ट होता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपरटेंशन में भी थायजाइड डायरेटिक्स। ओके, उसके अलावा अब हम सेकंड कैटेगरी पे बात करते हैं वेजोडाइलेशन। डायरेटिक्स अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, इसको हम जब अलग से डायरेटिक्स में पढ़ेंगे तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ हम वेजोडाइलेटिंग जो इफेक्ट रखती हैं कुछ ड्रग्स उसके ऊपर जाते हैं। ओके, सो वेजोडाइलेशन में जो है वो मेनली 3 से 4 और सब कैटेगरी हो जाती हैं। ओके, सो जो वेजोडाइलेटिंग या वेजोडाइलेटर जो ड्रग है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सेकंड कैटेगरी में। सो वेजोडाइलेटर ड्रग जो है वो वेजोडाइलेटर। ओके, सो वेजोडाइलेटर के अंदर मेनली जो पहली कैटेगरी है वो है एनओ रिलीजिंग ड्रग, यानी कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवाती है ड्रग, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है अल्टीमेटली ब्लड के वेजल को जो है वो डायलेट करने का काम करता है। ओके, सो जो ड्रग जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेंगी वो वेजोडाइलेटर की तरह से काम करेंगी। ओके, सो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग ड्रग। ओके, नाउ तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग ड्रग है उसमें मेनली जो है वो जो मेन है वो दो आती हैं, एक नाइट्रोप्रोसाइड एक हाइड्रोलेजिन। तो मेनली ये जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो है वो रिलीज करवाते हैं। तो नाइट्रोप्रोसाइड एंड हाइड्रोलेजिन, ये दोनों जो है वो क्या करती हैं, रिलीजेस नाइट्रिक ऑक्साइड, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होने के बाद में क्या करता है, वेजो डायलेशन। सो जब वेजल का डायलेशन हो जाएगा तो बीपी जो इंक्रीज हो रहा है वो अपना आप जो है वो डिक्रीज करेगा या अपना आप जो है वो फॉल करेगा। ओके, अगर हम बात करें नाइट्रोप्रोसाइड की,
जो नाइट्रोप्रोसाइड है उसको जो है स्पेशल आईवी साइट के थ्रू जो है वो बॉडी में लगाया जाता है, और इस आईवी साइट में मेनली 1 ml के अंदर 64 ड्रॉप्स होती हैं। अगर हम नॉर्मल एक वैसे आईवी साइट की बात करें तो उसमें मेनली 1 ml के अंदर जो है वो 16 ड्रॉप्स होती हैं। ये जो है 4 टाइम ज़्यादा 64 ड्रॉप्स इसमें किया जाता है। ओके, सो ऐसे स्पेशल माइक्रो ड्रिप सेट में जो है इसको दिया जाता है। उसके अलावा जो नाइट्रोप्रोसाइड है वो क्या है, लाइट सेंसिटिव होता है, तो इसलिए जो है इसकी बॉटल को जो है वो डार्क पेपर से कवर करके रखा जाता है, क्योंकि अगर लाइट इसके अंदर एंटर कर गई इसकी बॉटल में अगर एंटर हो गई लाइट तो वो समवॉट इनएक्टिव कर देगी नाइट्रोप्रोसाइड को। ओके, उसके अलावा जब नाइट्रोप्रोसाइड का मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म के बाद में जो है वो साइनाइड का प्रोडक्शन करता है, तो इसको लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करेंगे तो साइनाइड पॉइजनिंग हो जाएगी। साथ ही साथ ये जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ओके, सो इसको सबसे पहले क्या होता है, स्पेशल माइक्रो ड्रिप सेट में जो है इसको दिया जाता है, जिसमें जो है 1 ml में जो है 64 ड्रॉप जो है वो कंसिस्ट करती हैं। उसके अलावा जो है लाइट सेंसिटिव होता है, लाइट सेंसिटिविटी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉटल को जो है वो कवर करते हैं डार्क पेपर से। ओके, उसके बाद में क्या है कि आफ्टर मेटाबॉलिज्म साइनाइड को जो है ये प्रोड्यूस करता है। सो अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करवाएंगे तो वो क्या कर देगा, साइनाइड पॉइजनिंग करवा देगा। ओके, उसके अलावा जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन प्रेगनेंसी। ओके, सो ये तो बात हो गई नाइट्रोप्रोसाइड। अगर हम बात करें हाइड्रोलिजिन की, तो हाइड्रोलिजिन जो है वो सेफर है प्रेगनेंसी स्टेट में। ओके, तो हाइड्रोलिजिन जो है वो प्रेगनेंसी में सेफर इफेक्ट रखता है, यानी कि सेफ है वो। अब हम बात करते हैं वैसोडाइलेटर ड्रग्स की सेकंड कैटेगरी की, यानी कि पोटेशियम ओपनर ड्रग, यानी कि जो ड्रग जो है वो पोटेशियम चैनल को ओपन कर देगी, वो ड्रग जो है इस जो सब डिवीज़न है उसमें वो रहेगी। ओके, तो जो ड्रग जो है वो पोटेशियम चैनल को ओपन कर देगी, हम मेनली जो है उन ड्रग को इस कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं। सो मेनली होगा क्या कि जो ब्लड वेजल्स हैं उनमें जो पोटेशियम चैनल्स हैं, तो अगर कोई ड्रग जो है उन चैनल्स को ओपन कर देगी तो वो फिर बाद में जो है वो वेजोडाइलेशन जो है ब्लड वेसल के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, और अगर कैल्शियम चैनल को ओपन कर दिया जाए तो वो कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन होने के बाद में जो है वो वेजल का कंस्ट्रक्शन करवाता है। ओके, सो हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि अगर पोटेशियम चैनल ड्रग दी जा रही है तो पोटेशियम के चैनल ओपन होंगे, उसके बाद में वेजल का डायलेशन होगा, और जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था वो डायलेशन की वजह से क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो इन ब्लड वेजल ड्यू टू opening of potassium channel vasodilation occur। ओके, और अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दी जा रही है तो कैल्शियम चैनल ओपनर दी जा रही है तो कैल्शियम चैनल ओपनर जो है वो वेजल का कंस्ट्रक्शन कर देगी। तो यहाँ पर कैल्शियम चैनल ओपनर जो है वो क्या करेगी, वेजल का कंस्ट्रक्शन करवा देगी। तो हमें जो है बीपी को फॉल करने के लिए मेनली पोटेशियम चैनल ओपनर को ही जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, अगर हम एग्जांपल देखें पोटेशियम ओपनर चैनल ड्रग का, तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में मेनली जो है वो आते हैं मिनॉक्सिडिल, उसके अलावा डाइजॉक्साइड एंड हाइड्रोलिजिन। ये मेनली जो है वो पोटेशियम चैनल ओपनर की ड्रग्स हैं। ओके, अब हम बारी बारी से इनको डिस्कस कर लेंगे। अगर हम मिनॉक्सिडिल की बात करें तो मिनॉक्सिडिल क्या एक प्रोडक्ट होती है। ओके, और इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट होता है मिनॉक्सिडिल सल्फेट होता है। अब प्रोडक्ट क्या है ये हमने पहले अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर जो है सब डिस्कस कर लिया था। ओके, तो जो मिनॉक्सिडिल है उसका जो मेटाबोलाइट्स है, जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स है उसका मिनॉक्सिडिल सल्फेट होता है। ओके, मिनॉक्सिडिल के अंदर एक फीचर ये होता है कि ये हेयर्स ग्रोथ करवा देता है। ओके, तो इसको जो है वो एलोप्लेसिया के अंदर जो है जो कंडीशन होती है एलोपेशिया की, उसके अंदर जो है इसको ट्रीट कराया जा सकता है। ओके, और फीमेल्स में मेनली हेरोसिटिज्म कर लेता है, हेरोसिटिज्म डेवलप कर देता है। ओके, सो हेरोसिटिज्म को डेवलप करने की कुछ और ड्रग्स भी हैं जिसमें मेनली फेनेटॉइन हो गया, साइक्लोस्पोरिन या मिनॉक्सिडिल हो गया। ओके, सो हम इनको बारी से लिख लेते हैं बारी से। सो मिनॉक्सिडिल के बारे में हमने पढ़ा कि एक प्रोड्रग है, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट जो है वो मिनॉक्सिडिल सल्फेट है। मिनॉक्सिडिल सल्फेट। ओके, ये जो है वो हेयर्स ग्रो कर सकता है, इट कैन ग्रो हेयर्स। तो इसको जो है वो एलोप्लेसिया में जो है वो इस्तेमाल करा जाता है, और मेनली इसके जो है प्रोडक्ट आते भी हैं मार्केट में जो मेनली जो है बाल्डनेस को जो है वो क्योर करता है, मिनॉक्सिडिल के नाम से आते हैं। ओके, उसके अलावा जो है ये बालों की ग्रोथ करवा रहा है, तो ये जो है हेरोसिटिज्म को भी जो है वो कर रहा है। ओके, उसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं जो हेरोसिटिज्म को डेवलप करती हैं। सो हेरोसिटिज्म डेवलपिंग ड्रग में मेनली फेनेटॉइन, साइक्लोस्पोरिन एंड मिनॉक्सिडिल।
सो ये ड्रग और हैं जो हिरोसिटिज्म को डेवलप करते हैं। ओके, अब हम बात करें डाइजॉक्साइड की। सो मेनली जो है वो जो पोटेशियम चैनल ओपनर में जो सेकंड ड्रग है वो है डाइजॉक्साइड। तो डाइजॉक्साइड मेनली क्या करता है, वो इंसुलिन के लेवल को डिक्रीज कर देता है। ओके, सो डिक्रीजेज इंसुलिन लेवल। ओके, तो इंसुलिन लेवल को अगर डिक्रीज कर लिया तो इसको जो है यूज़ किया जा सकता है इन ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिनोमा। ओके, सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिनोमा। ओके, सो इसको इंसुलिनोमा के अंदर जो है उसके ट्रीटमेंट में इसको जो है इस्तेमाल कराया जा सकता है। वैसोडाइलेटर की थर्ड कैटेगरी को पढ़ते हैं जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आती हैं। सो जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं ये भी मेनली दो तरह की होती हैं, एक एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एक टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सो एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जो मेनली एल टाइप आता है वो जो एल टाइप के कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, प्रेजेंट इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मेनली जो है वो हार्ट एंड ब्लड वेजल में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट एंड ब्लड वेजल। ओके, अगर हम टी टाइप की बात करें तो जो टी टाइप के कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं थैलेमस में एंड थाइमस में। सो प्रेजेंट इन थैलेमस एंड थाइमस। ओके, अगर हम एग्जांपल की बात करें कि जो एल टाइप चैनल ब्लॉकर की जो ड्रग्स हैं वो मेनली उनके एग्जांपल्स क्या हैं, तो एग्जांपल्स में जो है एक तो जो ड्रग जो है वो डिपिन के साथ में एंड करेगी वो एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर जो है वो अपनी जो है पोजीशन लेगी। ओके, उसके अलावा वेरापामिल एंड डायलिटिज़म जो है वो जो एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है उसके अंदर आती है। ओके, सो जो डिपिन के साथ में एंड हो रही है मेनली उसमें एम्लोडिपिन एंड निकार्डिपिन। ओके, उसके अलावा जो है वेरापामिल एंड डिल्टाइज़म। सो मेनली जो है ये वैसोडाइलेटिंग इफेक्ट रखेंगी। ओके, और ये एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। सो एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन, वेरापामिल ये सब जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आ जाती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें वैसोडाइलेटिंग की फोर्थ कैटेगरी में जिसमें हम D1 एगोनिस्ट को पढ़ेंगे। D1 रिसेप्टर मेनली ब्लड वेजल्स पर प्रेजेंट है। ओके, और उनका काम होता है वेजल का डायलेशन। तो अगर हम D1 के एक्शन को इंक्रीज कर दें या कोई ड्रग ऐसी है जो D1 के एक्शन को इंक्रीज कर देगी तो अल्टीमेटली वेजल का डायलेशन हो जाएगा और BP जो है वो फॉल हो जाएगा। ओके, सो जो फोर्थ कैटेगरी है वो है D1 एगोनिस्ट और इसका जो एग्जाम्पल है वो है फिनोल्डोपाम। और जो फिनोल्डोपाम है तो जो फिनोल्डोपाम है उसको जो है इमरजेंसी के अंदर जो है वो इस्तेमाल कराया जा सकता है, कैन यूज इन इमरजेंसी कंडीशन। ओके, अब हम जो है ओके नाउ सो हमने अब तक की अपनी क्लास में जो है वो डायरेटिक्स को डिस्कस कर लिया है, वैसोडाइलेटिंग इफेक्ट जो रखने वाली ड्रग्स उनको डिस्कस कर लिया है। अभी दो सिस्टम बच रहे हैं, एक रास सिस्टम ब्लॉकर और एक सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉकर। अभी इसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉकर। ओके, हमने सिंपैथेटिक सिस्टम जब पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो थोरैक्स और लंबर रीजन से जो है वो अराइज करते हैं। ओके, तो थोरैको लंबर रीजन से जो है नर्व फाइबर ने अराइज किया। ओके, उसके अलावा जो है फिर यहाँ पे जो गैंग्लियन है जहाँ पे दो नर्व जो है वो आपस में मिल रही है, गैंग्लिया बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर होगा वो NN रिसेप्टर होगा। ओके, हमने सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि उसमें जो है निकोटोनिक रिसेप्टर थे, उसमें जो है मस्करेनिक रिसेप्टर थे। तो जो यहाँ पर निकोटोनिक रिसेप्टर है यहाँ पर मौजूद है। ओके, उसके अलावा फिर क्या होता है कि स्टिमुलस आता है और आने के बाद में जो है वो टायरोसिन जो है वो रिलीज होता है। ओके, टायरोसिन जो है फिर वो न्यूरॉन के अंदर एंटर करता है। ओके, और वो टायरोसिन से डोपा बनता है, डोपा कन्वर्ट होता है डोपामीन में और डोपामीन जो है वो नॉर एड्रेनलिन में जो है वो स्टोर हो जाता है। ओके, वेसिकल में आकर जो है स्टोर हो जाता है। उसके बाद में नॉर एड्रेनलिन जो है एप्रोप्रिएट स्टिमुलस आने पर जो है वो रिलीज होता है और यहाँ पर जो है वो अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर को जो है वो स्टिमुलेट करता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉकर। तो अगर हम इस सिस्टम को ब्लॉक कर दें तो इस सिस्टम को अगर ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा कि सिंपैथेटिक एक्शन नहीं आ पाएगा और सिंपैथेटिक एक्शन नहीं आएगा तो क्या होगा, उससे जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। ओके, सो इसमें हम मेनली 3 से 4 तरह की जो है वो ब्लॉकेज हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो है वो है गैंग्लिया को अगर हम ब्लॉक कर दें। सो गैंग्लियन ब्लॉक अगर कर दिया जाए, गैंग्लियन ब्लॉक अगर कर दिया जाए यानी कि यहाँ पर जो है इसको ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, सो स्टिमुलस आगे नहीं पहुंच पाएगा। ओके, उसके अलावा अगर हम सिंपैथेटिक न्यूरॉन जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसको ही अगर हम ब्लॉक कर दें, ओके, तो भी जो है वो स्टिमुलस आगे नहीं पहुंच पाएगा। तो सिंपैथेटिक न्यूरॉन को अगर ब्लॉक कर दिया जाए, सिंपैथेटिक न्यूरॉन। ओके, तीसरा क्या हो सकता है, अगर हम अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें। जो यहाँ पर अल्फा रिसेप्टर है और जो बीटा रिसेप्टर है अगर हम इसको जो है वो ब्लॉक कर दें तो भी आगे जो है वो फर्दर स्टिमुलस नहीं जा पाएगा, फर्दर मैसेज नहीं जा पाएगा और उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर राइज हो रहा था वो नहीं होगा। ओके, सो अगर हम अल्फा एंड बीटा को जो है वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें। ओके, उसके अलावा और क्या हो सकता है गाइस, यहाँ पे जो है ये अल्फा 2 रिसेप्टर है। हमने अपनी
पुरानी वीडियो के अंदर ये डिस्कस कर लिया है कि जो अल्फा 2 रिसेप्टर होता है उसका मेनली काम होता है जो भी स्टिमुलस आ रहा है उसे रोकने का, समवट ब्रेक लगाने का काम। तो अगर हम कोई ऐसी दवा या कोई ऐसी ड्रग जो है हम जो है वो देख रहे हैं जिसका काम जो है वो अल्फा 2 के फंक्शन को इंक्रीज़ करना है, यानी कि अगर अल्फा 2 के फंक्शन को इंक्रीज़ करा जाएगा तो वो ब्रेक ज़्यादा लगेगा, और अगर ब्रेक ज़्यादा लगेगा तो सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी कम होगी, और जब सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी कम होगी तो जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा था वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसी ड्रग है जो अल्फा 2 की फंक्शनिंग को इंक्रीज़ कर दे, यानी कि अल्फा 2 को स्टिमुलेट कर दे, ओके, यहाँ पर प्लस को जो हम स्टिमुलेट से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर अल्फा 2 स्टिमुलेटिंग ड्रग अगर दी जाए तो उससे क्या होगा कि ब्रेक ज़्यादा लगेंगे और सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। ओके, सो अगर हम बात करें इन ड्रग के एग्जांपल की, लाइक अगर हम गैंग्लियन को यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं, यानी कि हम एनएन को जो है ब्लॉक कर रहे हैं, कह सकते हैं कि एनएन एंटागोनिस्ट ड्रग, यानी कि जो एनएन को अपोज करे, ओके, तो उन ड्रग के अंदर मेनली कौन कौन सी आती हैं। तो अगर हम गैंग्लियन ब्लॉकर ड्रग का एग्जाम्पल लें, जिन्होंने गैंग्लियन को जो है वो ब्लॉक किया है, तो मेनली उसके अंदर कौन कौन सी है, उसके अंदर जो है ट्राइमीथाफेन और हेक्सामिथोनियम जो है वो ड्रग आती है। ओके, सो कौन कौन सी ड्रग आ रही है इसमें एग्जाम्पल में अगर हम देखें, सो ट्राइमीथाफेन, ओके, एंड हेक्सामिथोनियम। तो ये दोनों की दोनों दवाई जो है वो क्या है, वो एन एंटागोनिस्ट है, एन एंटागोनिस्ट, यानी कि ये एन के जो फंक्शन है उसको जो है अपोज करेगा। ओके, यहाँ पे जो एन रिसेप्टर प्रेजेंट था उसके फंक्शन को जो है ये अपोज करेगा। ओके, उसके अलावा अगर हम सिंपैथेटिक न्यूरॉन ब्लॉकर की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग दवाइयाँ हैं। ओके, सो अगर हम बात करें सिंपैथेटिक न्यूरॉन ब्लॉकर, तो सिंपैथेटिक न्यूरॉन ब्लॉकर में कहाँ कहाँ पर जो है इसको ब्लॉक किया जा सकता है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, ये पहली पोजीशन हो गई, यानी कि टायरोसिन जो है वो अगर डोपा ही ना बने तो डोपा में कन्वर्ट ही ना हो तो वो आगे अपना इफेक्ट नहीं शो करेगा। दूसरा क्या है कि अगर डोपामिन जो है वो नॉरएड्रेनालिन की फॉर्म में ही ना आए, ओके, वेजिकल में एंटर ही ना करे, तो यहाँ पर जो है सेकंड पोजीशन हो गई। उसके अलावा अगर नॉरएड्रेनालिन जो यहाँ पर स्टोर हुआ था वेजिकल के अंदर, अगर ये रिलीज ही ना हो तो ये थर्ड जो है वो कैटेगरी हो गई। ओके, तो अगर हम पहली कैटेगरी की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ड्रग इस्तेमाल होगी उसमें उसका जो एग्जाम्पल है वो है मीटायरोसिन। तो पहली वाली पोजीशन पर जो काम करेगी ड्रग वो है मीटायरोसिन। हमने ये जो है सिंपैथेटिक सिस्टम में भी डिस्कस कर लिया है। ओके, तो पहली वाली पोजीशन पे जो ड्रग है जिसने इसको ब्लॉक किया वो मीटायरोसिन है। सेकंड वाली पोजीशन पे जो ड्रग है वो है रिजरपाइन। तो सेकंड वाली पोजीशन पर जिस ड्रग ने ब्लॉक किया वो है रिजरपाइन, यानी कि यहाँ पर, ओके, तो रिजरपाइन ने आकर जो यहाँ पर ब्लॉक कर दिया। उसके अलावा जो थर्ड पोजीशन है यहाँ पर, यानी कि जिसने नॉरएड्रेनालिन के रिलीज को जो है रोका है, उसका जो एग्जाम्पल है वो है ग्वानिथिडीन। तो जो थर्ड पोजीशन है वहाँ पर जो है ड्रग लगी जो वो है ग्वानिथिडीन। ओके, सो ये जो है इस तरह से इसने सिंपैथेटिक सिस्टम के जो न्यूरॉन है उसको जो है ब्लॉक किया है। ओके, अगर हम बात करें अल्फा 2 एगोनिस्ट की, कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं जो अल्फा 2 के फंक्शन को इंक्रीज करेगी। सो जो ड्रग अल्फा 2 के फंक्शन को इंक्रीज करे, अल्फा 2 यहाँ पर प्रेजेंट था, तो अल्फा 2 स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट होने के बाद में वो उतनी ही पोटेंसी से ब्रेक लगाएगा, समवॉट वो मैसेज को जाने से रोकेगा। ओके, सो जो दवाइयाँ अल्फा 2 एगोनिस्ट हैं उनमें मेनली जो आती हैं वो क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा। क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा जो आती हैं वो अल्फा 2 एगोनिस्ट हैं। ओके, और इन ड्रग को जो है वो प्रेगनेंसी में भी जो है वो प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। सो कैन ऑल्सो गिवन इन प्रेगनेंसी। ओके, अगर इनके साइड इफेक्ट की बात करें तो इनका मेनली इन दोनों का साइड इफेक्ट क्या है कि एक तो ड्राई माउथ करवाती हैं और जो है ये सेडेशन करवा सकती हैं। ओके, सो इनका जो साइड इफेक्ट है वो क्या हो सकता है, एक तो जो है ड्राई माउथ करवाती हैं और एक सेडेटिव इनका इफेक्ट रहता है, नहीं सेडेशन जो है ये प्रोड्यूस करती हैं। ओके, उसके अलावा जो क्लोनिडीन है उसको जो है सडनली जो है उसको स्टॉप नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर इसे सडनली स्टॉप कर दिया जाता है तो वो रिबाउंड हाइपरटेंशन को जो है वो एक्सेलरेट कर देती है। ओके, सो क्लोनिडीन को जो है वो शुड नॉट स्टॉप सडनली, क्योंकि ये जो है फिर कॉज करेगा रिबाउंड हाइपरटेंशन को। ओके, अब रिबाउंड हाइपरटेंशन क्या है ये भी हम अपनी पुरानी वीडियोस में सब जो है डिस्कस कर चुके हैं। ओके, उसके अलावा अगर हम मिथाइल डोपा की बात करें तो मिथाइल डोपा जनरली क्या करता है कि मिथाइल डोपा का लॉन्ग टर्म यूज ये हेमोलिटिक एनीमिया और को जो है वो शो करता है। नाउ हम नेक्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करते हैं जो है अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर। सो अगर अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर को जो है यहाँ पर यूज़ करवाया जाए तो जो ये रिसेप्टर हैं ये जो नॉरएड्रेनालिन के स्टिमुलस को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो समवॉट वो जो इफेक्ट आ रहा था सिंपैथेटिक सिस्टम के स्टिमुलेशन का वो नहीं आ पाएगा। ओके, सो अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर को जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्शन को रोकने के लिए जो है वो देखा जा सकता है उस वे में। ओके, सो मेनली अगर हम अल्फा ब्लॉकर की बात करें तो अल्फा ब्लॉकर में प्राजोसिन टाइप जो ड्रग है, जिनमें मेनली जो ड्रग जो है वो जोसिन में एंड कर रही है। ओके, तो वो जो है मेनली अल्फा ब्लॉकर्स हैं। ओके, और बीटा ब्लॉकर की बात करें तो बीटा ब्लॉकर में जो ड्रग जो है वो लॉल से जो है एंड कर रही है, तो वो ड्रग जो है वो बीटा ब्लॉकर में जो है वो
जो है वो आती हैं। ओके, अब ये प्राजोसिन और जो ये बीटा ब्लॉकर की जो ड्रग हैं, ये सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर ये ब्रीफली जो है वो इन सब ड्रग का जो है डिस्कशन हो चुका है। ओके, तो वहाँ पर जो है जाकर ये जो है देखा जा सकता है कि कौन सी अल्फा ब्लॉकर है, कौन सी बीटा ब्लॉकर है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाम से जो है ये बताया कि प्राजोसिन लाइक मेडिसिन जो लास्ट में जोसिन में एंड कर रही है तो अल्फा ब्लॉकर में आएगी। बीटा ब्लॉकर में मेनली वो ड्रग आएंगी जो लास्ट में जिनके लोल आ रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर। नाउ अब हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए जो लास्ट कैटेगरी है वो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ब्लॉकर, उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ अगर हम डिस्कस करें रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ब्लॉकर को, ओके, सो जो किडनी है, किडनी में जेजी सेल होती है और जो जेजी सेल है वो उसके पास में क्या होता है, बीटा 1 रिसेप्टर जो है वो होता है। ओके, सो बीटा 1 रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट होता है, उसके बाद में जेजी सेल जो है वो रेनिन को सिक्रेट करती है। ओके, और जो रेनिन है, सो जो रेनिन है ये एंजियोटेंसिनोजन पर एक्ट करेगा, एंजियोटेंसिनोजन। ओके, एंजियोटेंसिनोजन पर रेनिन ने काम किया और उसने जो है क्या कन्वर्ट कर दिया उसको, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में जो है इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, ना एंजियोटेंसिन फर्स्ट पर जो है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है उसने एक्ट किया और इसको जो है एंजियोटेंसिन सेकंड में जो है कन्वर्ट कर दिया। ओके, नाउ अब जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये जो है एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर को जो है वो स्टिमुलेट करेगा। ओके, और ये स्टिमुलेट होने के बाद में क्या होगा, वेजल का कंस्ट्रिक्शन जो है वो करवाएगा। उसके अलावा क्या करेगा, कैटेकोलामाइन के रिलीज को जो है इंक्रीज करवाएगा, कैटेकोलामाइन रिलीज। ओके, और क्या करवाएगा, ये एल्डोस्टेरोन को जो है एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा। ओके, नाउ अब जो ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, इसने जो है 3 तरीके से जो है वो काम किया। इसने जो है वेजल का कंस्ट्रिक्शन करवा दिया, इसने कैटेकोलामाइन को जो है इंक्रीज करवा दिया, फर्दर वो भी जो है वो बीपी को जो है इंक्रीज करेगा। उसके अलावा इसने एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को कर दिया। अब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, वो जो है सोडियम का और वाटर का रिटेन करेगा, सोडियम एंड वाटर का जो है रिटेन करेगा। अल्टीमेटली इससे भी जो है वो बीपी जो है वो इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से जो रास सिस्टम है उसने जो है वो बीपी को जो है वो इंक्रीज किया। ओके, अगर हम इस सिस्टम को ब्लॉक करने की बात करें तो इसको 5 तरीके से या 5 जगह पर जो है इसको जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है। सबसे पहले अगर बीटा 1 रिसेप्टर को जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, उसके बाद में अगर जो है रेनिन है, रेनिन को यहाँ पर जो है जो यानी कि एंजियोटेंसिनोजन को अगर एंजियोटेंसिन 1 में जो है कन्वर्ट होने से रोक दिया जाए। ओके, अगर रेनिन को ब्लॉक कर दिया जाए तो यहाँ पर। ओके, उसके अलावा अगर जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम अगर इसको ही ब्लॉक कर दिया जाए तो तीसरा जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा लेवल। ओके, फोर्थ वन क्या है कि अगर एंजियोटेंसिन 1 के रिसेप्टर को जो है अगर ब्लॉक कर दिया जाए, ओके, तो यहाँ पर जो है ये फोर्थ वन था। उसके अलावा अगर हम एल्डोस्टेरोन को भी ब्लॉक कर दें, ओके, तो यहाँ पर जो है ये मेनली 5 तरीके से जो है वो दवाइयाँ जो है काम कर सकती हैं। जो बीटा 1 रिसेप्टर को जो ब्लॉक करेगी मेनली वो दवाई जो है वो खत्म होती है लॉल से। ओके, अगर रेनिन को जो जहाँ पर रेनिन के जो प्रोडक्शन को जो है वो डिक्रीज कर रही है, कह सकते हैं कि रेनिन को जो इनहिबिट कर रही है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, रेनिन इनहिबिटर्स। तो जो रेनिन इनहिबिटर्स है मेनली उसके अंदर वो ड्रग है जिनका जो ड्रग एंड करती हैं किरण के नाम से। ओके, सो लाइक एनाल किरण, रैमिकिरण, एलिस किरण। सो ये ड्रग जो है वो एंड कर रही हैं विद द नेम ऑफ किरण। तो ये रेनिन इनहिबिटर्स हैं। ओके, तो इसने जो है वो सेकंड पोजीशन पर जो है यहाँ पर काम किया। उसके अलावा कुछ ड्रग ऐसी हैं जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करेंगी। ओके, तो उनमें जो आती हैं वो दवाई आती हैं जो है प्रिल से जो है वो एंड करती है। ओके, उसके अलावा जो एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी तो उसमें वो ड्रग आती है मेनली जो एंड करती हैं सर्टान से, लाइक टेलमिसर्टान। तो जो एंड कर रही है सर्टान से वो यहाँ पर जो है फोर्थ प्लेस पर जो है यहाँ पर जो है वो ब्लॉक करने का काम करेगी। उसके अलावा जो एल्डोस्टेरोन के रिलीज को जो डिक्रीज करेगी या उसे ब्लॉक करेगी तो उसमें जो है मेनली स्पाइरोनोलेक्टोन आती है। सो स्पाइरोनोलेक्टन। ओके, सो ये जो है वो मेनली वो है जो एल्डोस्टेरोन के जो रिलीज है उसको जो है उसने ब्लॉक किया। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं ब्लड प्रेशर को। ओके, नाउ ब्लड प्रेशर। ओके, सो नॉर्मली जो हम डिस्कस करते हैं कि 120/80 जो है वो ब्लड प्रेशर होना चाहिए। ओके, और अगर उससे ज़्यादा अगर ये हो रहा है तो उसको हम फिर हाइपरटेंशन की कंडीशन के अंदर जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो जनरली इसको ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की फॉर्म के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे। सो ग्रेड 1 के अंदर कौन कौन आएगा एंड ग्रेड 2 के अंदर क्या क्या आएगा। ओके, और अगर कोई कंडीशन ऐसी जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में नहीं आ रही है तो वो कहाँ पर जो है वो अपना जो है वो प्लेस जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ओके, सो अगर हम ग्रेड 1 के सिस्टोलिक प्रेशर की बात करें और इधर हम ग्रेड 1 के डायस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो ग्रेड 1 के अंदर अगर सिस्टोलिक ग्रेड 1 के अंदर हाइपरटेंशन को तब रखा जाएगा जब जो ब्लड प्रेशर है वो लाई करेगा 140 से 159। ओके, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अगर डायस्टोलिक की बात करें तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है अगर वो 90 to 99 है तो वो ग्रेड 1 हाइपरटेंशन के अंदर जो है वो अपनी जो जगह है वो रखेगा। ओके, अगर हम ग्रेड 2 की बात करें तो इसमें जो मेनली जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मोर देन 160 होना चाहिए। ओके, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मोर देन 100 होना चाहिए।
ओके। सो ग्रेड 1 के अंदर देखा सिस्टोलिक 140 to 159 है, डायस्टोलिक जो है वो 90 to 99 है। ग्रेड 2 के अंदर देखा कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 160 है तो वो ग्रेड 2 के अंदर आएगा। ओके। और अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 100 है तो वो भी जो है वो ग्रेड 2 के अंदर आएगा। ओके। बट अगर पेशेंट का जो है वो जो ब्लड प्रेशर है वो 120 to 139 है सिस्टोलिक में, और डायस्टोलिक की बात करें 80 to 89 है, तो वो हाइपरटेंशन की कंडीशन में नहीं है, वो प्री हाइपरटेंसिव जो है वो कंडीशन में है या प्री हाइपरटेंसिव स्टेट में है। तो प्री हाइपरटेंसिव स्टेट की अगर हम बात करें तो उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 120 to 139 तक रहना चाहिए, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 to 89 के बीच में रहना चाहिए। तो इस स्टेट में अगर होगा तो वो जो है प्री हाइपरटेंसिव स्टेट कहलाएगी। ओके। अगर बात की जाए फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की उन पेशेंट में जिनको कोई डायबिटिक दिक्कत नहीं है, जिनको कोई रीनल प्रॉब्लम नहीं है, ओके, तो अगर उन पेशेंट में फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की बात करें सो मेनली इन ड्रग को जो है वो ACD एक निमोनिक से याद किया जाएगा। ओके। सो ACA के अंदर जो है वो ACE इनहिबिटर्स आएंगी, और क्या आएंगी इसमें एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग आएंगी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग। ओके। सो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग आएगी। अगर हम C से बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आएगी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके। अगर हम D की बात करें तो इसमें मेनली डाययूरेटिक्स आएंगी, और डाययूरेटिक्स के अंदर भी मेनली कौन सी आएगी, जो थायराइड के डाययूरेटिक्स हैं वो थायराइड डाययूरेटिक्स। तो ये जो है वो फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासिफिकेशन है जो ऐसे पेशेंटों में आ रही है जिनको कोई डायबिटिक की दिक्कत नहीं है, जिनको कोई रीनल प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ओके। नाउ अगर हम डिस्कस करें जो जॉइंट नेशनल कमेटी एक गाइडलाइंस हैं वो क्या कहती हैं हाइपरटेंशन में ड्रग प्रिस्क्राइब करने के लिए, या फिर जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज है, या इवन जो प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन है, या इवन हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसीज हैं, उन कंडीशंस में कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं उनको जो है वो यूज़ किया जाए, या फिर जो टेक्स्ट बुक जो कहती हैं उन दोनों में थोड़ा जो है वो डिफरेंस आता है, तो हम उन दोनों को ही जो है सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। ओके। सो जो जॉइंट नेशनल कमेटी की गाइडलाइंस है वो कहती है कि हाइपरटेंशन में मेनली जो ड्रग यूज़ कराई जाए वो थायराइड्स जो हैं वो जो थायराइड्स डायरेटिक्स हैं उनको जो है वो यूज़ कराया जाए। अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है तो उसके अंदर जो है वो नाइट्रोप्रूसाइड को जो है वो यूज़ कराया जाए, नाइट्रोप्रूसाइड। अगर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन है तो उसमें जो है वो मिथाइल डोपा जो है वो प्रिस्क्राइब कराई जाए। ओके। और अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी में तो उसमें जो है हाइड्रोलिजिन को जो है वो कंसर्न किया जाए, हाइड्रोलिजिन। ओके। सो ये जो है वो जो JNC 8 गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग है। अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो उसमें जो है हाइपरटेंशन में तो जो है मेनली जो है थायराइड ही जो है वो प्रिस्क्राइब कराया जाए। ओके। अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है तो उसमें जो है निकार्डिपिन जो है वो यूज कराया जाए इन प्लेस ऑफ नाइट्रोप्रूसाइड। ओके। सो निकार्डिपिन जो है वो प्रिस्क्राइब कराया जाए। अगर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी स्टेट में तो उसमें जो है वो लैबिटोलॉल को जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाए इन प्लेस ऑफ मिथाइल डोपा। ओके। और अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है इन प्रेगनेंसी के अंदर तो उसके अंदर जो है सेम लैबिटोलॉल को जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाए इन प्लेस ऑफ हाइड्रोलिजिन। ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन JNC गाइडलाइंस एंड हैरिसन जो कि टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग। ओके। लास्टली अब हम कुछ ऐसे ड्रग्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जो कि प्रेगनेंसी स्टेट के अंदर जो है वो सेफर इफेक्ट रखती है। ओके। सो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विच आर सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इसको जो है एक निमोनिक से देख लेते हैं। तो जो निमोनिक है वो है बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी। तो मेनली बेटर में जो है वो कंसिस्ट होंगी जो बीटा ब्लॉकर है, और बीटा ब्लॉकर में भी जो है लैबिटोलॉल जो है वो बीटा ब्लॉकर। ओके। अगर मदर से बात करें तो मिथाइल डोपा। ओके। केयर से केयर फॉर क्लोनिडिन। ड्यूरिंग फॉर जो डिपिन करके जो एंड होती है, जितनी ड्रग्स जो है वो लास्ट जिनका जो है वो डिपिन करके आ रहा है तो इसमें जो है लाइक एमिलोडिपिन। ओके। तो वो जो है वो इसमें आ जाएगी। उसके अलावा H फॉर हाइड्रोलिजिन। उसके अलावा जो है P फॉर प्राजोसिन जो कि मेनली अल्फा ब्लॉकर है। ओके। सो ये ड्रग जो है वो सारी की सारी जो है वो सेफ है प्रेगनेंसी के अंदर। ओके। नाउ जो ACE इनहिबिटर्स है यानी कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो ब्लॉकर है मेनली वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के अंदर। ओके। सो जो ACE ब्लॉकर जो ड्रग्स हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं प्रेगनेंसी में। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ओके। थैंक यू।